हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल दी स्टम्बलेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लॉ एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट ने दिए हैं। तो लास्ट वाला लॉ जो था, इसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये पढ़ लिया था, ये समझ लिया था कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसकी स्पीड में इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जनरली कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे आप देख सकते हो कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये किसी और चीज के साथ मिलके अपना इफेक्ट जो है क्रिएट करती है। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी है। सपोज मैं आपको बताता हूं, आपके टेक्स्ट में जो लिखा है वही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर से जाके पढ़ना है तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स पे। ठीक है, अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स दे दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने उसी की डायरेक्शन में दिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। अगर अपोज डायरेक्शन में दिया तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इन जनरल क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगी बॉडी में। ठीक, तो जैसे ही आपने बहुत बार देखा होगा कि टेबल टेनिस हम खेलते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस जिसका वो ऐसे होता है, ठीक, उसका खेलते हैं ऐसे। तो जैसे ही वो बॉल जो है अगर प्लेयर के मुंह पे लग जाती है तो प्लेयर को हर्ट नहीं होता। ठीक है, सिंपल बात है, हमने सबने ऑब्जर्व कर लिया है। या वो जो पिट बॉल्स होती हैं, अगर हम ऐसे मारेंगे तो हर्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमने क्या किया कि कोई टेनिस बॉल जो है जिसको हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो जाके लग जाती है तो डेंजर है। ठीक है, तो वहां पे इंजरी हो सकती है। ठीक, इसी तरह अगर आप एक ट्रक जो है रेस्ट पे है, ठीक है, उसके लिए कोई अटेंशन हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही ट्रक जो है हम मानते हैं स्मॉल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, तो अगर उसके सामने हम आगे तो फिर चले जाएंगे ना ऊपर। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन एक है। इसका कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्या मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि क्यों होता है, ये क्या मसला है। ठीक है, इसी तरह स्मॉल मॉस, थोड़ी सी जो है बुलेट कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है ना, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म को मार सकती है। ठीक है, वो एक इंसान को मार सकती है, लेकिन उसका मास इतना होता है, कुछ ग्राम होते हैं उसका मास। ठीक है, और साइज भी इतना छोटा होता है। तो यहां पे इन चीजों से अगर आप समझोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ चीज समझ में आ जाएगी कि कोई प्रॉपर्टी है इन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पे। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई चीज है, कोई प्रॉपर्टी है इन बॉडीज की जिससे ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। सपोज स्मॉल जो बुलेट है, अगर हम उसको ऐसे फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस बुलेट को स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। इसी तरह अगर ट्रक जो है, अगर वो स्मॉल वेलोसिटी के साथ भी चल रही है तो वो डेंजरस है हमारे लिए, लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो उससे कुछ नहीं होता। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इनसे हमें ये समझ में आता है कि कोई प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और मास, ये मिलके आपस में वो प्रॉपर्टी क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट में, जिससे वो ये चीजें कर सकती है। ठीक है, जिससे वो ऑब्जेक्ट ये चीजें कर सकता है। सपोज आपके टेक्स्ट में लिखा है, in other words there appears to exist some quantity, ठीक है, of importance that combines the object's mass and velocity। कोई प्रॉपर्टी लगती है, सपोज एक ट्रक जो है वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन एक छोटी बुलेट मार पाती है। ठीक, समझना, यहां पे ट्रक, इतनी बड़ी ट्रक कुछ नहीं कर पाती, छोटी बुलेट मार सकती है। ठीक है, लेकिन अगर छोटी बुलेट में वेलोसिटी नहीं तो वो नहीं मार सकती, अगर ट्रक में वेलोसिटी नहीं तो वो नहीं मार सकती। तो क्या है कि ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चीजों पे डिपेंड करती है, किस पे, मास पे एंड वेलोसिटी पे। ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की जिसको हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोमेंटम के नाम से जानते हैं, कॉल्ड मोमेंटम, इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। मोमेंटम जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने किया था। आपको याद रखना है, मैं भी कहीं में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, जो मोमेंटम है ये हम यूजुअली डिफाइन ऐसे करते हैं कि मोमेंटम किसके बराबर है,
मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। अब पी से क्यों, पी से डिनोट करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन ठीक है। किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी हमें कंबाइंड फॉर्म में एक क्वांटिटी देती है, एक प्रॉपर्टी देती है ऑब्जेक्ट की, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक। तो होप करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। मोमेंटम जो है, ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी होगी ही, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक। और नेक्स्ट इसमें मैग्नीट्यूड है, मास है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यूनिट्स क्या आएंगे आप खुद बताओगे, मास का केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर होल सेकंड, क्योंकि ये इसका सेकंड है ना, तो ये नीचे आएगा सबका, तो इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा केजी मीटर पर सेकंड। सिंस the applications of an unbalanced force brings change in the velocity of the object, it's therefore clear that the force also produces change in momentum, ठीक। हमने ये देखा कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता था, वेलोसिटी में चेंज करता था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता था। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहां पे हमें ये बात भी याद रखनी है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो मोमेंटम भी चेंज करता है। क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज करता है। दोनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज हो, ये वाली क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपने मास को चेंज किया, मोमेंटम चेंज होगा, आपने वेलोसिटी को चेंज किया, मोमेंटम चेंज होगा। अब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब इनडायरेक्टली अनबैलेंस्ड फोर्स मोमेंटम को भी चेंज करता है, ठीक है, सिंपल है। अब और चीजें हैं, ठीक है। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है किसी और चीज पे। सपोज मैं आपको बोलूंगा एक कार है, ठीक है, उसकी बैटरी डेड है, उसको क्या करना है, उसको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको दौड़ाना है, ठीक है। 2 आदमी गए पीछे से, हमने उसको पुश करना स्टार्ट किया। तो आप ये आपने नोटिस किया होगा या आप नोटिस कर सकते हो जाके कि पहले जो कार है वो नहीं चलती, ठीक है, वो हार्डली वो थोड़ा सा मूव करती है। उसके बाद जैसे ही कुछ देर के लिए कंटिन्यूअसली हम फोर्स देते रहते हैं तो वो कार पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइम का फैक्टर जो है वहां पे इंपॉर्टेंस उसकी हमें पता लग जाती है कि जैसे ही फोर्स किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम तक दिया जाता है तो वो वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो मोमेंटम है इसकी चेंज जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है, ठीक। क्योंकि अगर आपने चेंज करनी है वेलोसिटी तो जितनी ज्यादा टाइम तक फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसी अकॉर्डिंग मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, सिंपल वे में समझते हैं कि सेकंड लॉ का अब कंक्लूजन क्या है, क्या सेकंड लॉ बोलता है हमें। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोजिशनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स in the direction of force. The rate of change of momentum, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ में ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है, समझना है आपको। यह हमें बोलता है ये जो मोमेंटम है, जो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसकी चेंज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पे। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी मोमेंटम चेंज होगा। मतलब मैं ऐसे समझाता हूं, जो हम अप्लाई करेंगे फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करोगे उतनी चेंज आ जाएगी वेलोसिटी में। क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की चेंज जो है, चेंज इन फोर्स, वो डायरेक्ट या फोर्स का के मैग्नीट्यूड में चेंज करना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड में विथ टाइम के साथ चेंज होना, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करते हैं।
अब मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसमें क्या है कि सबसे पहले हमने मान लिया कि उसकी स्पीड u है, ठीक है, स्पीड उसकी u है। तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका। सिंपल है, आप बोलोगे हाँ p इनिशियल वो होगा आपका मास, तो मास ही है mu, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है। हमें नहीं पता कम होगी ज्यादा होगी, वेलोसिटी होगी v होगी, पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी v। अब क्या मोमेंटम होगा, p फाइनल मानते हैं इसको, मास तो मास रहेगा और वेलोसिटी आ गई v। तो हमें ये आ गया यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो है वो mu है, फाइनल मोमेंटम है mv, ठीक। अब हम देखेंगे हमें सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब mv माइनस mu, ठीक है, डिवाइड बाई t। ये जो mv माइनस mu डिवाइड बाई t है, ये होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होगी चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, आ गया रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। तो यहां पे आपको आएगा F जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, M को बाहर निकालो, ठीक है, यहां पे आपका आएगा V माइनस U डिवाइड बाई T, ठीक है, सिंपल है ना। वही मैं कह रहा, मैंने क्या किया, यहां से मास को कॉमन निकाला, इनको ब्रैकेट में रखा V माइनस U, अगर आप इसको देखो MV बन जाएगा, इसको दोगे तो MU बन जाएगा, डिवाइड बाई T अपना था ही। तो अगर आपको याद होगा ये कौन सी क्वांटिटी है, जल्दी से मुझे बोलो ये कौन सी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी सारी, जल्दी से रिमाइंड, ये आपको रिमाइंड होना चाहिए अभी के अभी, आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये, जल्दी से रिमाइंड करो क्या है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन का नाम हमने सुना था शायद, अगर आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने बोला था कि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, v माइनस u बाई टी। तो यहां पे आपको आएगा f जो है, ठीक है, f जो है, f आपका प्रोपोर्शनल है m a के, f आपका प्रोपोर्शनल है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब f ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी ये यहाँ पे साइन है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं f इज इक्वल टू, ठीक है, k टाइम्स एम ए, k टाइम्स एम ए। अब k जो है इसका वैल्यू यहाँ पे 1 दिया जाता है, ठीक, हमने देख के एक्सपेरिमेंटली देख के इसका वैल्यू आ गया 1। जैसे इसका 1 आ गया तो हम कहते हैं f जो है, ठीक है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो लास्ट वाला कंक्लूजन हमें ये आ गया सेकंड लॉ से कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो आप अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे, वो किसके बराबर आपको आएगा, F आपको बराबर आएगा m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो फोर्स के क्या यूनिट्स होंगे। सिंपल है, फोर्स का क्या यूनिट, केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, ये जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में न्यूटन। इसाक न्यूटन के नाम पे इसको रखा है, ठीक है, उसकी उनकी याद में रखा गया है। तो न्यूटन के नाम से हम इसको जानते हैं, इस यूनिट को न्यूटन ही लिखते हैं, न्यूटन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक। तो हाँ, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, ये आपको याद होगा, मे भी आपको कन्वर्ट करना मत पड़ेगा आगे जाके। तो यही इसके यूनिट से क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखनी है। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, जो फील्डिंग करते हैं, वहां पे अगर कोई केज आ जाता है तो वो एक पर्टिकुलर वे में केज लेते हैं, ठीक है। वो मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक काम करते हैं, जैसे कैच लेते हैं तो हाथों को ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लेते, ऐसे वहीं पर नहीं रखते। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप क्रिकेट में देखेंगे आपसे, तो जैसे ही कैच जाता है तो वो ऐसे हाथ को पीछे ले जाते हैं, ठीक, हाथों को पीछे ले जाते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा क्यों ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाला जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टाइम का फैक्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो मैं बताता हूं। जैसे ही वो हाथ पीछे ले जाते हैं ना, ठीक है, हाथ पीछे ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, ठीक है, उसको टाइम ज्यादा देते हैं। समझना, यहाँ पे बॉल थी, ठीक है, अगर वो यहाँ पे लेते तो बॉल वहीं पर रुक जाती, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकंड में खत्म। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बॉल को ऐसे ले जाते हैं पीछे,
ठीक है, यहाँ लेते हैं फिर ऐसे यहाँ पे पकड़ते हैं, मतलब हाथ के साथ साथ लेके यहाँ पे पकड़ते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो इस फैक्टर को बढ़ाते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो उनको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो उनको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेलोसिटी चेंज के लिए। अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही आप टाइम का फैक्टर बढ़ाओगे, वेलोसिटी को चेंज करने में आप टाइम का फैक्टर बढ़ाओगे, तो आपको फोर्स कम देना पड़ेगा उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर आप इसको ज्यादा कर रहे हो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, v से u लाना है, सपोज v 10 है, u 0 है, आपको 10 से 0 लाना है। इसको छोड़ देते हैं, मैथ भी कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने टाइम को बढ़ाया तो ये जो फोर्स है ये खुद ब खुद कम हो जाएगा, आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके हाथ जो है इनमें कोई भी इंजरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नवी से, अगर आप नए क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है तो आप अपने हाथों को हर्ट कर सकते हो। इसी तरह जैसे ही आपने देखा होगा कि वो जो स्टंट्स करते हैं, ठीक है, उनको फिर पीछे से कोई ऐसा एक सोफा टाइप का कुछ रखा जाता है या सैंड पे उनको गिरा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे भी यही टेक्निक यूज की जाती है। जैसे ही उनकी चेंज इन वेलोसिटी आ जाए उसके लिए टाइम ज्यादा लगे, ठीक है, जैसे ही वो रेत पे गिरेंगे तो रेत आहिस्ता आहिस्ता बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो उनको टाइम मिलेगा नीचे गिरने के लिए। वो जो टाइम का फैक्टर है जैसे ही हमने बढ़ा दिया तो उन पे फोर्स कम अप्लाई होगा, तो वहां पे इंजरी के चांसेस कम है। या आपने देखा होगा जो कराटी वो होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर किक में जो है आइस शीट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे काम करते हैं, इस टाइम के फैक्टर को बहुत ही कम करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट वे में इस टाइम को कम करते हैं, तो ये जो फोर्स है ये बढ़ जाता है। जैसे ही फोर्स बढ़ जाता है तो वो ब्रेक होता है, ठीक है। अगर आप भी उतना ही फोर्स होगे लेकिन आपकी वजह से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ टाइम का फैक्टर ज्यादा है, वो इसको कम करते हैं टाइम के फैक्टर को, तो उनका फोर्स बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ठीक है। तो जल्दी से क्या करो, इसको नोट करो, हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो। तो हो गया, इसमें एक पॉइंट है, सपोज हमारे पास ये जो इक्वेशन लास्ट पे बन के आएगी, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे यहाँ पे तो आपको क्या आएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सपोज यहाँ पे अगर आपका v जो है वो u के बराबर है, ठीक है, v इज इक्वल टू यू, तो क्या होगा, ये और ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो बचेगा, मतलब जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अब अगर u जीरो है, ठीक है, u इक्वल टू जीरो, तो v भी जीरो के बराबर ही होगा, इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। ये एक दो कंक्लूजन है आपके टेक्स्ट में दिए हैं, आप खुद देख लीजिएगा, सिंपल है, ज्यादा कुछ मसला नहीं है। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन दिए हैं हमारे टेक्स्ट में, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इनको, बाकी आप खुद देख लोगे और क्वेश्चन कोई दूसरी बुक से, ठीक है, रेफरेंस जो भी आपके पास कुछ और मटेरियल होगा उससे देख लोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1 पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, 9.1 क्वेश्चन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि a constant force acts on an object of mass 5 kg, फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 5 kg, ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, मास कितना है 5 kg, ठीक है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, u इसका 3 है और v जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, हमें ढूंढना है, हमें फोर्स ढूंढना है, पहला पार्ट तो हमें फोर्स ढूंढना है। दूसरा, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 देन व्हाट वुड द फाइनल लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर अब फोर्स जो है, ठीक है, इस फोर्स को, ये जो फोर्स निकला इसको हमने 5 सेकंड्स के लिए दिया, तो हमें v निकालना है, ठीक। पहले पार्ट पे आ जाते हैं, सिंपल है, आपको पता है क्या, तो F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक। इसको यूज करके हम निकाल लेते हैं इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले, फोर्स हमें निकालना है, इज इक्वल टू मास कितना है, मास है 5 kg इंटू वी कितना है आपका 7 माइनस 3 डिवाइड बाई टाइम 2, ठीक है। तो ये कितना बराबर आएगा 5 इंटू 4 बाई 2, 2 1 2 2 तो 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा इस पे, ठीक है। इस पे आपको फोर्स कितना आ जाएगा
10 न्यूटन। सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। अब 10 न्यूटन फोर्स आपने दिया 5 सेकंड तक, मुझे बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी यही लेनी है, ठीक है। तो हम लेंगे, काम करेंगे 10 इज इक्वल टू मास कितना है 5 kg है, ठीक है। v हमें नहीं पता, u कितना है, u 3 है, डिवाइड बाय 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v आपको आएगा 13, ये 3 यहां आके प्लस हो जाएगा, तो v आपको आएगा 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट वे में जा रहा हूं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, आपको ये खुद आने चाहिए, क्योंकि हमने टाइम दे के पढ़ा है सब। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो जल्दी। 1 2 3, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार अगर समझ में नहीं आ गया है तो फिर एक बार खुद ट्राई करो, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वुड एक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। फोर्स किसको ज्यादा लगेगा, हमें फोर्स ढूंढना है, ठीक है। फोर्स किसको ज्यादा लगेगा, क्या है पहला, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास जो है 2 kg है, ठीक है, ए जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 5 है पहले पार्ट में। सेकेंड में क्या है, 4 kg मास है, m इज इक्वल टू 4 kg, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ। तो दो पार्ट दिया है, बोला फोर्स इसको ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं थी, स्टिल मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूंगा। कुछ नहीं है, एफ इज इक्वल टू एम ए करके m इंटू ए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, कितना आएगा 5 टू 10, यहाँ पे कितना आएगा 4 टू 8, तो इसमें 10 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो 10 ज्यादा है तो 10 वाले को ज्यादा लगेगा, 2 kg वाले को ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी 5 है, उसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स ही इसको स्टॉप करने के लिए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3, इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। अब मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी हमें दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एक मोटर कार की, ठीक है। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। हमें टाइम दिया गया है 4 सेकेंड्स, ठीक है। आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड मतलब जहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी, ये आपका यू रहेगा, ठीक है। यू है ये आपका, वी जो है वो 0 है, ठीक, क्योंकि स्टॉप होती है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोन विद द पैसेंजर्स 1000 kg। मास दिया गया है 1000 kg। समझना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है कि फोर्स बोलो कितना अप्लाई हो गया, तो फोर्स कितना होगा, सिंपल है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहां पे आप अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला में इक्वेशन में ये वैल्यूज डालोगे तो आपको आएगा 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 4, 30,000 डिवाइड बाई 4, 4 7 4, 4 5 20, 7500 न्यूटन माइनस में आपका फोर्स आ जाएगा। तो आपका फोर्स कितना आएगा, माइनस 7500 न्यूटन, मतलब ये आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। शाबाश। तो 9.4 पे आ जाते हैं। 9.4 में क्या है, 9.4 में हमें दिया गया है, ठीक है, 9.4 क्या दिया गया 9.4 में, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया एक मास m1 पे, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, उसकी एक्सेलरेशन होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पे किया ये 5 न्यूटन अप्लाई, तो उसकी मास का m2 है, उसकी एक्सेलरेशन होगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं जल्दी कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये खुद करने हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमें बोला गया अगर हम दोनों मासेस को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, टोटल फोर्स यही है 5, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। m1 यहां से निकालो, m1 किसके बराबर है, 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 10, ठीक है। m1 आएगा 1/2 kg, यहां पे 5 इज इक्वल टू m2 इंटू 20, m2 इज इक्वल टू 1/4 kg। यहां पे आगे लगा लो, a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/4, ये मास को मैंने ऐड करके लगा दिया, तो यहां पे 2/4 कर सकते हो इसको, तो ये आएगा 20/3, ठीक है। वो आएगा आपका 6, सॉरी इसका मार्कर जम गया शायद, तो वो आपको आ जाएगा 6.67, ठीक है, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में लेते हो, आप उसको घर में सॉल्व करके आ जाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिख दोगे। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।